नमस्कार। आज हम ना एक बहुत ही प्यारी और सोचने पर मजबूर करने वाली कहानी की दुनिया में चल रहे हैं। प्रेमचंद की गुल्ली डंडा। और हमारे पास इसके कुछ ऐसे हिस्से हैं जो सीधे दिल को छूते हैं। बचपन, दोस्ती, समाज और हाँ, वक्त कैसे सब कुछ बदल देता है। बिल्कुल। और ये अंश सिर्फ कहानी नहीं है, ये उस जमाने की झलक है। हम गुल्ली डंडा, बचपन की मधुर स्मृतियां के कुछ हिस्सों पर बात करेंगे और कोशिश रहेगी कि हम समझें कि लेखक को गुल्ली डंडा से इतना लगाव क्यों था, उस समय का समाज कैसा था और कैसे वक्त और ओहदे ने रिश्तों को बदल दिया। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। लेखक शुरू में ही कहते हैं, गुल्ली डंडा सब खेलों का राजा है। मतलब सिर्फ खेल नहीं, एक एहसास। हाँ, और तुरंत वो तुलना करते हैं अंग्रेजी खेलों से कि उनमें कितना खर्चा है, तामझाम है, लॉन, कोट, नेट, महंगी चीजें। और गुल्ली डंडा, अरे वो तो बिना हर्रे फिटकरी के चोखा रंग देता है। मतलब असली मजा बिना किसी खर्च के। ये उस वक्त की मानसिकता भी दिखाता है, पता है, जब बाहर की चीजें ज्यादा अच्छी लगने लगी थी। सही बात है। और लेखक का जुनून देखिए। वो कहते हैं कि आज भी बच्चों को खेलते देखते हैं तो मन करता है कि बस कूद पड़े मैदान में। और खेल कितना आसान, कोई तामझाम नहीं, पेड़ से टहनी काटी, गुल्ली बनाई, दो लोग मिल गए, बस हो गया शुरू। और ये जुनून क्यों था? एक तो जैसा आपने कहा, आसानी से उपलब्ध, कोई खर्च नहीं। दूसरा और शायद ज्यादा जरूरी, वो बचपन की यादें, वो बेफिक्री। जब वो विलायती खेलों की बात करते हैं तो वो सिर्फ पैसों की बात नहीं कर रहे, वो एक तरह से चिंता जता रहे हैं कि हमारी अपनी चीजें पीछे छूट रही हैं, पश्चिमी असर बढ़ रहा है। स्कूलों में हर खेल की फीस है, पर अपने हिंदुस्तानी खेल जैसे गुल्ली डंडा वो कोई नहीं सिखाता। और वो बचपन की यादें क्या खूब लिखी हैं। सुबह सुबह निकल जाना, पेड़ पर चढ़ना, टहनियां काटना, फिर बैठकर गुल्ली डंगे घड़ना, फिर वो खेलने वालों का जमघट उत्साह। हाँ, वो पताना, गुल्ली को दूर फेंकना, उसमें तो मजा आता था। पर पताना यानी भागकर गुल्ली लपकना, वो बड़ा भारी काम लगता था। और झगड़े भी तो होते थे ना। सिर्फ मैदान नहीं थी, वो एक तरह से सामाजिक बराबरी की जगह थी। लेखक खुद कहते हैं, वहां अमीरी और गरीबी का, जात पात का भेद बिल्कुल ना था। कोई दिखावा नहीं, कोई घमंड नहीं, सब एक जैसे। और घर पे क्या चल रहा है? पिताजी शायद दफ्तर का गुस्सा रोटियों पे निकाल रहे हैं, माँ परेशान है कि लड़का हाथ से निकल रहा है, पर बाहर बच्चा अपनी ही दुनिया में मस्त है। वो कहते हैं ना, गुल्ली में मानो संसार की सारी मिठाइयों की मिठास और तमाशों का आनंद भरा हुआ था। क्या लाइन है! उस उम्र का जादू है इसमें। इसी माहौल का एक हीरो था गया, लेखक का हमजोली। 2-3 साल बड़ा, दुबला पतला सा, पर फुर्ती ऐसी कि बंदर जैसी। और गुल्ली पकड़ने में तो उस्ताद, टीम का चैंपियन। जिसके पाले में गया, समझो जीत पक्की। लेखक ये भी कहते हैं कि पता नहीं उसके माँ बाप थे या नहीं, कहाँ रहता था, क्या खाता था, कुछ नहीं पता। हाँ, ये गया का किरदार दिखाता है कि बचपन की दोस्ती में ना हुनर की इज्जत थी। कौन किस घर से है, क्या हैसियत है, ये मायने नहीं रखता था। गया शायद गरीब था, सामाजिक रूप से पीछे था, पर मैदान का बादशाह था वो। सब उसे अपनी टीम में लेना चाहते थे, अपना गोडियां बनाना चाहते थे जी। लेकिन यहाँ एक सवाल भी उठता है, क्या सच में बचपन में ये भेद बिल्कुल नहीं थे, या बस खेल के नशे में थोड़ी देर के लिए दब जाते थे? ये सोचने वाली बात है। खैर दोस्ती थी तो झगड़े भी थे। लेखक एक किस्सा सुनाते हैं। वो और गया अकेले खेल रहे थे। गया पता रहा था, लेखक पद रहे थे। लेखक को अपनी बारी बड़ी बोरिंग लगी, तो वो दांव दिए बिना ही घर भागने लगे। पर गया ने दौड़कर पकड़ लिया, डंडा तान दिया, मेरा दांव देकर जाओ। और यहाँ से शुरू होती है वो बच्चों वाली बहस, एकदम असली। लेखक कहते, अरे कल अमरूद खिलाया था, उसका क्या? गया कहता है, वो तो पेट में गया। लेखक का तर्क देखिए, अमरूद खा के दांव मांगना तो रिश्वत लेना हुआ। है ना मजेदार? उनकी अपनी ही दुनिया, अपने ही नियम। बात बढ़ गई, फिर गाली गलौज हुई, फिर हाथापाई। गया ने चाटा मारा, लेखक ने दांत काट लिया। फिर गया ने डंडा मारा और लेखक वो रोने लगे। लेखक लिखते हैं, ये उनका ब्रह्मास्त्र था। इसका जवाब गया के पास नहीं था। पर घर आकर शिकायत नहीं की। हाँ, मन में जलील होने का भाव था कि मैं एक थानेदार का लड़का एक मामूली लड़के से पिट गया। देखिए, ये घटना कितनी परतें खोलती है। बचपन के झगड़े कितने सीधे पर कितने तीव्र। तर्क, गाली, मारपीट और आखिर में रोना, जो अक्सर काम कर जाता था।
और वो थानेदार का लड़का वाली सोच ये बताती है कि सामाजिक ऊंच नीच का एहसास उस कच्ची उम्र में भी कहीं ना कहीं था, भले ही मैदान पर नजरअंदाज हो जाता हो। घर पर शिकायत न करना शायद अपनी हार छिपाने की कोशिश थी, या शायद दोस्ती बचाने की भी, कौन जाने। फिर वक्त बदला, पिताजी का तबादला हो गया। लेखक तो खुश, अरे वाह, नई जगह, ऊंचे घर, अंग्रेजी स्कूल जहां मास्टर मारते नहीं। दोस्तों से बिछड़ने का कोई खास गम नहीं, उल्टे साथियों के बीच जाकर शेखी बघार रहे हैं। और घर वाले, माता पिता परेशान, अच्छी कमाई वाली जगह छोड़ रही है, यहां सब सस्ता था, जान पहचान थी, उनकी चिंताएं अलग थीं। हाँ, ये बचपन की वो स्वाभाविक खुद केंद्रित सोच है। भविष्य इतना लुभावना लग रहा है कि अभी के रिश्तों का बिछो महसूस ही नहीं हो रहा। और दोस्तों का जवाब भी सुनिए, तो भगवान है भाई, जा, हमें तो इसी उजड़ गांव में जीना भी है और मरना भी। इसमें उस जगह की सीमाएं और बाहर निकलने की एक दबी हुई इच्छा झलकती है। फिर कहानी एक लंबी छलांग लगाती है। 20 साल बाद लेखक अब इंजीनियर साहब है, काम से उसी पुराने कस्बे में आना होता है, डाक बंगले में ठहरे हैं, और अचानक पुरानी यादें घेर लेती हैं। पर कस्बा, वो तो बदला हुआ है, पहचान में ही नहीं आ रहा। खंडहरों की जगह पक्के मकान, बरगद की जगह सुंदर बगीचा। समय के साथ जगहें तो बदलती ही हैं, ये तो होता ही है, लेकिन लेखक के मन में जो वो मीठी सी कसक उठती है ना, वो धरती से लिपट कर रोने की इच्छा, वो दिखाता है कि हमारा अतीत से कितना गहरा जुड़ाव होता है। हम उसे फिर से जीना चाहते हैं। यादें कहीं नहीं जाती, भले ही सब कुछ बदल जाए। तभी लेखक की नजर पड़ती है कुछ लड़कों पर, गुल्ली डंडा खेल रहे हैं। एक पल को वो भूल जाते हैं कि वो कौन है, क्या है। पास जाकर एक लड़के से पूछते हैं, क्यों भाई, यहां कोई गया नाम का आदमी रहता है? लड़का थोड़ा डर सा जाता है, पूछता है, कौन गया? गया चमार। लेखक के हाँ कहने पर वो दौड़कर जाता है, और थोड़ी देर में जिसे लाता है, लेखक उसे दूर से ही पहचान जाते हैं। 5 हाथ का काला देव। मन करता है दौड़कर गले लग जाएं, पर कुछ सोचकर रुक जाते हैं। गया पास आता है, झुककर सलाम करता है, कहो मालिक, खैरियत है? मुझे भला पहचानिएगा क्यों नहीं? क्या पल है ये! ओह, एक झटके में 20 साल का फासला, और वो सामाजिक हैसियत का पहाड़ एकदम सामने। बचपन का वो दोस्त, वो बराबरी वाला साथी, अब मालिक कह रहा है, झुककर सलाम कर रहा है। लेखक का वो ठिठकना, वो इसी सच्चाई का एहसास है। और गया का वो काला देव जैसा वर्णन, शायद उसकी जिंदगी की मेहनत और कठोरता की छाप है उस पर। यहां से कहानी बिल्कुल मुड़ जाती है। लेखक गया से खेलने को कहते हैं, कभी खेलते हो गुल्ली डंडा? आओ आज खेलें, तुम पता हम पड़ेंगे। याद दिलाते हैं कि बचपन का एक दाव बाकी है। गया बड़ी मुश्किल से राजी होता है, हिचक रहा है। लेखक खुद महसूस करते हैं वो टके का मजदूर, मैं बड़ा अफसर। एक अजीब सी झिझक है दोनों में। तय होता है कि बस्ती से दूर एकांत में खेलेंगे। लेखक गया को अपनी मोटर में बिठाकर मैदान ले जाते हैं। ये झिझक दोनों तरफ है, पर वजहें अलग अलग। गया शायद अपनी हैसियत की वजह से झिझक रहा है, और लेखक शायद इसलिए कि लोग क्या सोचेंगे। अफसर होकर मजदूर के साथ गुल्ली डंडा, मोटर में जाना, वो कुल्हाड़ी साथ रखना, ये सब अफसर वाले ठाठ हैं। बचपन के उस बेफिक्र खेल से कितना अलग। गया के चेहरे पर वो बचपन वाला जोश नहीं है, वो शायद इस फासले को महसूस कर रहा है। खेल शुरू होता है, पर ये वो बचपन वाला खेल नहीं है। बिल्कुल नहीं। लेखक गुल्ली उछालते हैं, गया लपक ही नहीं पाता। वही गया जिसके हाथ में गुल्ली खुद आकर बैठती थी। फिर लेखक बताना शुरू करते हैं, और जी भर के धांधलियां करते हैं, मतलब बेईमानी। खुद जाते हैं, आउट हो जाते हैं, पर खेलते रहते हैं। गिरी गुल्ली खुद उठाकर फिर से मारते हैं, और गया सब देखता है पर चुप रहता है, जैसे उसे नियम याद ही ना हो। और यही हमें कहानी का पहला बड़ा सबक मिलता है। ये खेल है ही नहीं, ये तो पद और सामाजिक दूरी का एक अजीब सा प्रदर्शन है। गया बराबरी से खेल ही नहीं रहा, वो तो बस एक अफसर का मन रखने की रस्म निभा रहा है। उसकी चुप्पी और लेखक की बेईमानी, ये उसी असंतुलन को दिखाती है। लेखक को खुद भी हैरानी होती है कि वो ये सब कैसे कर रहे हैं। मेरे मुख से ये वाक्य उस समय कैसे निकला? वो भी महसूस कर रहे हैं ये बदलाव, पर शायद रोक नहीं पा रहे खुद को। एक बार तो गुल्ली डंडे से टकराकर जोर से आवाज करती है, टन। लेखक जानबूझकर अनजान बनते हैं। टन से बोली, तुमने सुना? और फिर झूठ बोल देते हैं कि नहीं लगी। गया फौरन मान लेता है, हाँ मालिक, किसी ईंट में लगी होगी। लेखक को दया आती है गया की सरलता पर। जब तीसरी बार लगती है तो लेखक बड़ी उदारता से दांव देना मान लेते हैं। यहाँ लेखक की
दया और उदारता कितनी सच्ची है, सोचने वाली बात है। क्या ये सच में उदारता है या अपनी बेमानी और अपने पद के बोझ से उपजी कोई भावना? गया तो शायद खेलना ही नहीं चाहता, वो अंधेरे का बहाना करता है। लेखक भी सोचते हैं चलो अभी निपट जाए तो अच्छा, कल पता नहीं ये कितनी देर पदाएगा। गया पदाना शुरू करता है पर लगता है जैसे सब भूल गया हो। 2 बार कोशिश करता है, दोनों बार हुच जाता है। 1 मिनट में दाव खत्म। लेखक और विशालता दिखाते हैं, एक दाव और खेल लो, पर गया मना कर देता है, अंधेरा हो गया है। गया का इतनी जल्दी हार मान लेना, क्या ये सिर्फ अभ्यास की कमी है या वो जानबूझकर इस अजीब सी असहज स्थिति से निकलना चाहता है? शायद दोनों ही बातें हैं। वो अफसर को नाराज भी नहीं करना चाहता, उनका मन भी रखना चाहता है और बस इस खेल से बाहर निकलना चाहता है। लेखक की वो विशालता भी थोड़ी खोखली सी लगती है यहाँ। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, ये बहुत दिलचस्प मोड़ लेती है। गया अगले दिन लेखक को असली मैच देखने बुलाता है, जहाँ पुराने खिलाड़ी जमा होंगे। लेखक जाते हैं, वहाँ 10-12 लोग हैं, कुछ पुराने चेहरे, कुछ नए लड़के। खेल शुरू होता है और आज लेखक गया का जो रूप देखते हैं वो दंग रह जाते हैं। हाँ, ये है असली गया। वही बचपन वाली बिजली सी फुर्ती, वही अचूक निशाना, वही आत्मविश्वास। जब वो टाण लगाता है तो गुल्ली आसमान छूती है। कल वाली वो झिझक, वो हिचकिचाहट, वो उदासी, सब गायब। बचपन की वो महारत अब और ज्यादा निखर गई है। लेखक सोचते हैं कल अगर इसने ऐसे फराया होता तो मैं रो देता। और खेल में एक झगड़ा भी होता है। कोई लड़का बेईमानी करने की कोशिश करता है। गया तुरंत ताल ठोक कर खड़ा हो जाता है। उसका वो रौद्र रूप देखकर लड़का डर जाता है, दब जाता है। ये सीन कल के खेल से बिल्कुल उलट है। ये वो गया है जो अपना हक लेना जानता है, जो नियम मनवाना जानता है। और ये इस बात का पक्का सबूत है कि कल उसने जानबूझकर खराब खेला था। उसने लेखक पर दया की थी, वो उन्हें छोटा महसूस नहीं होने देना चाहता था। मिला ही नहीं था, वो तो बस खेलने का बहाना कर रहा था। उसने लेखक को दया का पात्र समझा था। लेखक ने बेईमानी की पर गया को गुस्सा नहीं आया। क्यों? क्योंकि वो खेल ही नहीं रहा था। वो तो बस एक अफसर का मन रख रहा था, उन्हें बहला रहा था। लेखक को लगता है कि ये अफसरी ही, ये ओहदा ही उन दोनों के बीच एक दीवार बन गया है, शीशे की दीवार। अब उन्हें गया से अदब मिलेगा, लिहाज मिलेगा, पर वो साहचर्य, वो बराबरी वाली दोस्ती, वो नहीं मिल सकती, वो खो गई है। बचपन में वो गया के दोस्त थे, बराबर थे, पर आज ये पद पाकर वो गया की दया के काबिल बन गए हैं। गया अब उन्हें अपना साथी नहीं समझता। लेखक खुद अपनी नजर में छोटे हो गए हैं और वो मजदूर गया अपने व्यवहार से, अपनी गरिमा से कहीं ज्यादा बड़ा हो गया है। कितनी गहरी बात है ये। विडंबना देखिए, जिस पद ने लेखक को दुनिया में ऊंचा उठाया, उसी ने उसे मानवीय रिश्ते में शायद नीचे कर दिया। तो इस पूरी चर्चा से जो बात सबसे साफ निकल कर आती है वो ये है कि गुल्ली डंडा सिर्फ एक खेल नहीं था, वो मासूमियत का, बराबरी का, सच्ची दोस्ती का प्रतीक था। एक ऐसी जगह जहां समाज के बनाए सारे फर्क मिट जाते थे। बिल्कुल। और ये कहानी हमें ये भी दिखाती है कि वक्त, सामाजिक हैसियत और पद ये कितने ताकतवर होते हैं। ये गहरे से गहरे रिश्तों को भी बदल सकते हैं। बचपन की यादें बहुत प्यारी होती हैं, पर उन्हें ठीक वैसे ही दोबारा जी पाना शायद मुमकिन नहीं होता, खासकर तब जब समाज ने आपके और आपके पुराने दोस्तों के बीच नई दीवारें खड़ी कर दी हों। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम तरक्की और ओहदा पाने की इस दौड़ में अनजाने में उन साधारण खुशियों से, उन बेतकल्लुफ रिश्तों से दूर होते जा रहे हैं जो कभी हमारी जिंदगी का आधार थे। गया ने जो गरिमा दिखाई, जो बड़प्पन दिखाया, क्या वो हमारी तथाकथित सफलता से कहीं ज्यादा कीमती नहीं? बिल्कुल। और ये सवाल भी उठता है कि क्या आज के इस दौर में भी ऐसे कोई खेल के मैदान बचे हैं जहां समाज के बनाए ये सारे भेदभाव कुछ देर के लिए ही सही पूरी तरह मिट जाते हों? ये विचार हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ जाते हैं।